Hello everyone, this is Shambhavi and welcome back to my YouTube channel. This video is about how to read NCERT. सब बोलते हैं that NCERT is very important for class 10th and it literally is. लेकिन NCERT को पढ़ना is also a strategy. You don't have to just sit down with your book. अगर तुम ऐसे बैठे हो NCERT लेके and you think कि तुम पढ़ लोगे and तुम्हें समझ में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा. मतलब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पहली 5 लाइन समझ में आई है and then you forget कि तुमने क्या पढ़ा था. And that is literally the situation with everybody. So you have to make sure that you remember how to read NCERT. तुम्हें NCERT पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसको रीड करके कुछ करना है, तुम्हें बस उससे एक्सट्रैक्ट करना है सारा नॉलेज जो तुम्हें अपने आंसर्स में लिखना है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे CBSE बोर्ड इज ऑल अबाउट राइटिंग आंसर्स इन द एग्जाम, राइट. सो NCERT के लिए आई विल बी टेलिंग यू फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सबसे पहले साइंस के अंदर केमिस्ट्री की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर तुम पहला चैप्टर खोलोगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देन कार्बन एंड कंपाउंड, चारों चैप्टर्स के अंदर अगर तुम सीधा NCERT पढ़ोगे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम अभी अगर तुम्हारे स्कूल में रैंडमली एक चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर सब पढ़ाते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो प्लीज़ उस चैप्टर को अपने टीचर से पढ़ो. यूट्यूब पे एक बार वन शॉट देखो. वन शॉट में बहुत जल्दी 1 घंटे में तुम अगर उसको 1.5x की स्पीड पे भी देख लो ना तो भी जल्दी हो जाएगा. तुम यूट्यूब पे एक लेक्चर देखो किसी भी चैप्टर का और फिर NCERT पढ़ो. सीधा NCERT नहीं पढ़नी है, नहीं समझ आएगा कुछ. पहले एक बार किसी भी टीचर से बैठ के चैप्टर को समझो, देन गो फॉर NCERT. एंड केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली रिएक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उनकी एक्टिविटीज दे रखी है, तो तुम्हें क्या करना है, एक्टिविटीज के अंदर बहुत कुछ दे रखा है. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे लिखना है एक्टिविटी, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड उसके मेन पॉइंट्स की कलर चेंज हो जाता है, कौन सा मेटल यूज होता है, रिएक्शन क्या है उसकी, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए. क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. हमारे पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, मतलब आते हैं सवाल. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले अपने चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद NCERT पे आना है. केमिस्ट्री के लिए बायो में प्लीज राइट कीवर्ड्स फ्रॉम NCERT. हमारे टीचर तो हमें नंबर ही नहीं देते थे, मतलब अगर हमने सही बात भी लिखी है तो भी नहीं मिलेंगे. उनके हिसाब से पूरी NCERT की लाइन ही होनी चाहिए. सो मेक श्योर कि बायोलॉजी में तुम कीवर्ड्स स्किप ना करो, बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में प्लीज डोंट रीड NCERT. मैं बहुत लाइटली रिकमेंड करूंगी NCERT को, क्योंकि फिजिक्स की NCERT में तुम्हें बस वो जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना पीछे, वो कर लेना एंड टेक अ लुक एट द डायग्राम्स. बाकी तुम क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो NCERT में दे रखे हैं वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे और बहुत कम नीड है NCERT पढ़ने की फिजिक्स के अंदर. बट अगर तुम एक बार तो पढ़नी है, बट उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे बस इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लो. सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट SST में सब कुछ NCERT में है एंड पूरा पेपर NCERT से ही आता है. SST लिटरली में ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि पूरा पेपर NCERT से आता है. एंड माय SST की NCERT लुक्ड लाइक दिस, क्योंकि मैंने हर एक पेज में से हर एक चीज़ एक्सट्रैक्ट करी थी SST के अंदर. तो तुम्हें SST में क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा तो तुम उससे कितने क्वेश्चंस बना सकते हो बनाओ. राइट डाउन द क्वेश्चन जो तुम उस पैराग्राफ से बना सकते हो, क्योंकि जब तुम बाद में आओगे तो यू विल सी कि मैं, और रेड पेन से लिखना, किसी हाईलाइटेड पेन से यूज़ करके लिखना, पेंसिल से मत लिखना, वो बहुत ज़्यादा कचड़ बचड़ हो जाता है. सो मेक श्योर कि तुम पेन से लिख रहे हो वहाँ पे कि तुम क्या क्या क्वेश्चंस बना सकते हो हर एक पैराग्राफ में से. अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. देन साइड में जो बॉक्सेस दे रखे होते हैं रैंडमली, उनको स्किप मत करना. वो सारे बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन बॉक्सेस से बहुत बार सवाल आ जाता है. और लास्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का है, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें बहुत सारा डेटा है एंड तुम्हें उसके लिए पहले, मतलब मैं लिटरली बताऊँ, मैंने प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड की NCERT 4 बार पढ़ी और मैं क्लूलेस थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. मैं रोई उस चैप्टर के लिए, क्योंकि मैंने वन शॉट देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया. मैंने NCERT पढ़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आया. एंड दिस इज लिटरली रैंटिंग. पर तुम्हें उस चैप्टर के लिए ना तुम्हें पहले तो सबसे पहले पढ़नी है NCERT, फिर तुम कोई रिफ्रेशर से भी पढ़ लो, तुम वन शॉट भी देख लो, तुम टीचर से भी पढ़ लो, फिर भी तुम्हें एक बार में तो आएगा ही नहीं. तो ये सब करने के बाद भी नहीं आना है. तो तुम्हें लास्ट में क्या करना है, तुम्हें उस चैप्टर के सारे ऑथर्स, उन्होंने क्या बुक लिखी, किस टाइमलाइन पे हुआ, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया, वो चीज़ें तुम्हें एक आइटनरी के अकॉर्डिंग, टाइम लाइन के अकॉर्डिंग लिख लेनी है. उसको पढ़ो बार बार, फिर तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैंने तो ये करा था. अगेन फॉर SST में हो गया. एंड SST में बहुत सारे ऐसे पेजेस है, जैसे जोग्राफी के अंदर एक ये आता है एंड सिविक्स के अंदर वो मैप आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का. तो वो जहाँ पे तुम ब्लैंक हो जाते हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, तो तुम्हें क्या करना है, सारी चीज़ें SST के अंदर तुम्हें, जैसे तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, देन राइट डाउन साइड बाय साइड, तुम
पेंसिल से लिखते जाओ। जो भी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही है ना कि इस पैराग्राफ में ये दे रखा है, इस पैराग्राफ में, उसमें बस लिख लो। मेक श्योर कि तुम साइड बाय साइड लिख रहे हो ताकि तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। अगर तुम सिर्फ रीड कर रहे हो कुछ नहीं होगा, सिर्फ रीड करने से नहीं होता है, तुम्हें साइड में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर मैथ्स में देखो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइजेज है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बहुत इजी सवाल है, उससे नहीं आता है, पेपर पिछले 2 साल से देख ही रहे सब, लेकिन तुम्हारा बेस बनेगा एंड वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्राइंगल्स के अंदर एंड 8.3 फॉर ट्रिग्नोमेट्री, एवरीबडी नोज। पहली बार में सबको डर लगता है बट देन बाद में ईजी लगती है, ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। प्रोबेबिलिटी की भी अच्छी है एनसीईआरटी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अच्छी है। तो एक बार तुम मैंने 3 बार करी थी मैथ्स की एनसीईआरटी खुद से, सारे क्वेश्चंस खुद से। तो एक बार तुम्हें तो लिटरली 2 बार तो करनी है, मिनिमम 2 बार तुम्हें खुद अपने हाथ से मैथ्स की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। नाउ फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, इनको मिस मत करना। देखो हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो टीचर कॉपी चेक करते हैं ना, वो लिटरेचर में नंबर काटते हैं, बिकॉज लिटरेचर में देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। टीचर्स का बहुत ज़्यादा माइंड अलग चल सकता है तुमसे, तुम दोनों के ओपिनियंस नहीं मिलेंगे, और अगर टीचर फ्रस्ट्रेट हुआ तो वो नंबर काटेगा। लेकिन अगर तुम मार्किंग स्कीम देखोगे ना, तो मार्किंग स्कीम के अंदर जैसे जो 3-4 मार्क्स के आंसर्स हैं लिटरेचर में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसमें वो कीवर्ड्स एनसीईआरटी की लाइंस लिख रखी होती है कि अगर ये लिखिए तो नंबर मिलेंगे, ये लिख रखी तो नंबर मिलेंगे, ऐसा। तो अगर तुम्हें कोई लीनियंट चेकर मिल गया तो वो तुम्हें आसानी से नंबर दे देगा तुम्हारी अपनी लैंग्वेज के लिए भी। लेकिन डोंट रिस्क इट। अगर तुम्हारी इंग्लिश में लैंग्वेज बहुत अच्छी है, हिंदी में लैंग्वेज में तुम्हारी कमांड है, अगर दोनों लिटरेचर सब्जेक्ट्स में, तो प्लीज़ तुम अपने हिसाब से आंसर देखो। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ एनसीईआरटी की ना, मतलब तुम्हें क्वेश्चन देके जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, वो पढ़ो। इंग्लिश में तो उससे नहीं होगा, हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में वो क्वेश्चंस पढ़ो, उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो एनसीईआरटी में से ही निकालो और उसी से लिखो। हर आंसर को तुम कोशिश करो कि तुम्हारी 5 लाइन अगर आंसर है तो 2 लाइन एनसीईआरटी की ही होनी चाहिए, ऐसे तुम ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात एट द लास्ट, एनसीईआरटी को पढ़ना, लाइक बार बार एनसीईआरटी को ही पढ़ना विल मेक यू परफेक्ट। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें एक्टिवली रिकॉल करना है, तुम्हें स्मार्ट टिप्स फॉलो करनी है, और तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करते रहना है। मतलब अभी तुम्हारा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, एक बार तुमने सारा सिलेबस खत्म कर लिया, 5 सब्जेक्ट जो तुम्हारे हैं, अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है सब का, उसके बाद तुम्हें बार बार एनसीईआरटी को पढ़ना है। दैट इज़ द ओनली थिंग। तो तुम्हें अपना सिलेबस जल्दी खत्म करना है एंड देन यू हैव टू कम बैक टू एनसीईआरटी एंड यू हैव टू क्रैम इट। दैट इज़ लिटरली द ओनली थिंग यू नीड टू डू। जितनी ज़्यादा बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, यू विल ऑलवेज फील वेरी वेरी हैप्पी जब तुम आंसर्स लिख रहे होगे। यू विल हैव अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स, तुम्हारे पास बहुत सारी मटेरियल होगा अपने पास बोलने के लिए, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो प्लीज़ डोंट स्किप एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को लाइटली नहीं लेना है, उसको बार बार पढ़ना है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज कॉमेंट डाउन इफ यू हैव एनी सिंगल डाउट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड येस, कीप स्टडिंग कंसिस्टेंटली।